आज़ादी के 75 साल में काफ़ी कुछ बदला है और उनमें से एक अहम बदलाव आया है हमारे टैक्स पेयर्स की ज़िंदगी पर। तो आज के हमारे इस खास टैक्स गुरु स्पेशल में इन बदलावों पर करेंगे खास चर्चा, क्योंकि आज के टैक्स गुरु के एपिसोड में हमारे साथ हैं कि ऐसे शख्स जिन्होंने पिछले 46 साल से बजट को देखा है, बजट को समझा है और टैक्स की बारीकियां सुलझाई हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हमारे जाने माने टैक्स एक्सपर्ट मुकेश पटेल जी की। मुकेश पटेल जी, आपका स्वागत है हमारे इस शो में और बहुत इत्तेफाक है कि हम लोग ऐसे समय में आपके साथ शो रिकॉर्ड कर रहे हैं जब खास तौर से आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। आज़ादी के 75 साल पे महोत्सव मनाया जा रहा है और यहाँ पे घर घर तिरंगा और हर घर तिरंगा के नारे के साथ इस अमृत महोत्सव को मनाया जा रहा है। आपने कुछ खास नारा दिया है, आप किस तरह से इस घर घर तिरंगा को मना रहे हैं? बिल्कुल, मैं ये कहूँगा कि हर घर कुछ कर भर, हर घर कुछ कर भर, घर घर दे आयकर। अरे वाह, मतलब आप चाहते हैं कि ऑलिवर वेंडल होम्स ने ये कहा था कि टैक्सेस इज द प्राइस ऑफ सिविलाइजेशन। तो आज हम जो 75 साल मना रहे हैं, हमारे पूरे देश की नींव खड़ी है ये हमारे आयकर के और उसके पूरे एक साम्राज्य पर। तो ये मुझे लगता है कि काफ़ी महत्वपूर्ण आपने बात कही, खास तौर से जब हम घर घर तिरंगा की बात कर रहे हैं तो आप कह रहे हैं कि हर घर से टैक्स जरूर चुकाना चाहिए। तो एक तरफ से टैक्स पेयर से एक आह्वान है जो कि पूरे सोसाइटी के बेहतरी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तो इसलिए अपने सभी दर्शकों से यही कहूँगा कि अगले आधे घंटे तक कहीं नहीं जाइएगा, क्योंकि हम आपसे बात करेंगे कई सारे मोर्चे पर, साथ ही आपकी उलझने भी सुलझाएंगे। क्योंकि इस शो में खास होने वाला है कि पिछले 75 साल में टैक्स पेयर्स को किन किन मोर्चे पर मिली आज़ादी, 13 साल बाद मिला घर का पोजीशन, तो कैसे तय होगा कैपिटल गेन्स टैक्स, एजुकेशन लोन के ब्याज पर क्या मिलेगी इनकम टैक्स में रियायत, इन सारे मुद्दे पर बातचीत करेंगे। लेकिन जैसा कि हमने आपसे वादा किया था, आज़ादी के 75 साल पर एक खास पेशकश आपके सामने रखने वाले इस स्पेशल में। तो मुकेश पटेल साहब, इस आज़ादी के 75 साल के मौके पर अगर मैं आपसे समझूं, क्योंकि जहां तक मैं समझ पा रहा हूं आपने काफ़ी पहले से इस पूरे सिस्टम को देखा है, समझा है और टैक्स में बदलाव को काफ़ी करीब से देखा है, तो किन किन मोर्चे पर टैक्स पेयर्स को आज़ादी मिली है? बिल्कुल लक्ष्मण जी, सबसे पहले तो मुझे याद है 1947, हालांकि मेरा जन्म नहीं हुआ था, पर जब 1947 का हिस्टोरिक बजट हमारे फाइनेंस मिनिस्टर षणमुगम शेट्टी जी ने प्रेजेंट किया था, तब ये 170 करोड़ 170 करोड़ का पूरा बजट था। और आज हमारे बजट की साइज हो गई है 40 लाख करोड़, और उसमें भी वो 40 लाख करोड़ में से 16 लाख करोड़ तो इनकम टैक्स का कलेक्शन है। अब हम देखें कि आज ये 2.5 लाख की एग्जम्पशन लिमिट है। 1947 में 75 साल पहले 2500 रुपीज, 2500 रुपये का एग्जम्पशन था, क्योंकि रुपये की कीमत भी बड़ी हुआ करती थी, लोगों की आमदनी भी कम हुआ करती थी। बड़ा अंतर हमने काटा है। पर सबसे बड़ी आजादी हमारे लिए ये रही कि 97.5% का टैक्स रेट हुआ करता था 1970 के दशक में। अच्छा। मैं जब लॉ का विद्यार्थी था और मैंने जब प्रोफेशन शुरू किया, मुझे याद है उन दिनों में इंडिया वाज लेबल्ड एज द हाईएस्ट टैक्स पेड नेशन, और मेरे बजट गुरु नानी पालखीवाला जी उसको उस तरीके से संबोधन करते थे। तो 97.5% से आजादी मिलते मिलते आज हमें 30% के जो रेजिम में हम आ गए हैं, इसको हम ग्लोबली वन ऑफ द मोस्ट कॉम्पिटिटिव टैक्स रेट कहते हैं। तो 97.5% में तो लोगों के पास पैसे बचते ही नहीं होंगे, जितनी आमदनी होती थी सारे टैक्स में चले जाते होंगे तब तो। अरे उस समय तो हम प्रार्थना करते थे कि भाई हमारी पूरी आय ले लो, केवल हमारा आयकर हमें लौटा दो।
अच्छा आय ले लो और आयकर लौटा दो, लेकिन तब तो इस मोर्चे पे कहें तो बहुत राहत मिली है, बहुत आज़ादी मिली है। 97.5% सब कहाँ 30% पा चुके हैं। हालांकि अब भी हम लोग चाहते हैं कि इसमें भी कुछ रियायत दी जाए। तो ये आपने जो कहा एग्जम्पशन लिमिट और टैक्स की दरों में कटौती, तो इसके अलावा भी मुझे लगता है कि बहुत सारे टैक्स हुआ करते थे जिसको पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है। गिफ्ट टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, कुछ वेल्थ टैक्स टाइप से। क्यों? बिल्कुल बिल्कुल। यू सी, आज आप समझिए कि आज़ादी के बाद, आज़ादी के समय तो हमारा एक ही कानून था, वो इनकम टैक्स था। लेकिन आज़ादी के बाद तुरंत और 3 डायरेक्ट टैक्सेस को हमारे सिस्टम में जोड़े गए। एक एस्टेट ड्यूटी, दूसरा गिफ्ट टैक्स और तीसरा वेल्थ टैक्स। तो 4 टैक्सेस का एक पूरा जैसे बुके हो गया। और ये 97.5% के इनकम टैक्स के साथ, मुझे याद है उस जमाने में एस्टेट ड्यूटी हुआ करती थी 85%। अगर किसी का अवसान होता है और 20 लाख रुपए से ज्यादा उसकी एस्टेट है तो 85% का एस्टेट ड्यूटी लगता था। 5% का वेल्थ टैक्स का मैक्सिमम रेट था और गिफ्ट टैक्स भी 55% तक पहुंच गया था। तो ये एक पूरा माहौल था। अब इसको हटा दिया गया। 1985 में सबसे पहले एक हिस्टोरिक कदम लिया गया कि राजा वीपी सिंह ने एस्टेट ड्यूटी एबॉलिश की, which was a big landmark रिफॉर्म। उसके बाद 1998 में हमें आजादी मिली गिफ्ट टैक्स से। और फाइनली जो एक वेल्थ टैक्स भी बचा हुआ था वो 2016 में जेटली जी ने हमें उससे आजादी दिलाई। बिल्कुल। और ये 4 में से 3 टैक्सेस से तो हमें आजादी भी मिल चुकी है। बिल्कुल, मुझे लगता है कि बहुत ही सौभाग्य की बात है कि आप उन सारी आज़ादी के चश्मदीद गंवा रहे हैं और सबको अपनी आंखों के सामने देखा भी है और लोगों को बताया भी कि इस आज़ादी के मायने क्या है। हालांकि इनकम टैक्स के मोर्चे पर मुझे लगता है कि एक बड़ी आज़ादी मिली है, वो आपको लंबी चौड़ी प्रक्रिया से, कागजी कार्रवाई से छुटकारा मिला है। ये आज़ादी कितनी बड़ी है इस पर हम आगे चर्चा करेंगे मुकेश पटेल साहब से, लेकिन इस बीच कई सारे फोन कॉल्स हमारे पास आ रहे हैं। सबसे पहले चलते हैं दिल्ली, जहां से अमित जी फोन लाइन पे बने हुए हैं। अमित जी नमस्कार, कैसे हैं आप? नमस्कार सर, मैं ठीक हूँ। बताएं क्या मुकेश पटेल, हेलो। हाँ बताएं क्या उलझन आपकी? सर मेरा सवाल कैपिटल गेन टैक्स कैलकुलेशन को लेके है। अच्छा सर, मैंने एक प्रॉपर्टी गुड़गांव में खरीदी थी मई 2009 में और मैंने 10% बुकिंग अमाउंट दिया और मुझे अलॉटमेंट लेटर मिल गया 2009 में। फिर फाइनली मैंने 6 साल उसको कंस्ट्रक्शन लिंक प्लान के तहत जनवरी 2015 में मुझे पोजेशन मिला। उसके बाद 7 साल बीच में मैंने उससे पोजेशन लेने के बाद मेरी रजिस्ट्री नहीं कराई उसकी। मेरा 5-6 साल वो रेंट पे चलता रहा। उसके बाद मैंने फाइनली 2022 में आके उसको बेच दिया। अच्छा, तो मैं जब उसकी कैपिटल गेन टैक्स कैलकुलेशन करूंगा कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स को लेके, तब मैं उसके हिसाब से करूंगा। जो मैंने पेमेंट 2009 के हिसाब से थोड़ा थोड़ा करके दिया, उसको फॉर्मूला यूज करके करूंगा कि मैं अलॉटमेंट, मतलब जो अलॉटमेंट लेटर था उसके बाद धीरे धीरे जैसे मैंने पेमेंट करी, या फिर पोजेशन डेट से मैं कैलकुलेट करूंगा। ये थोड़ी उलझन है क्योंकि बिल्कुल नहीं, आपकी उलझन बहुत जायज है, क्योंकि 3 अलग अलग किस्तों में आपने सारी प्रॉपर्टी के साथ करार किया है और मुझे लगता है ये समस्या बहुत लोगों के साथ आ रही है जो अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में पैसा लगाते हैं। मुकेश पटेल जी, ऐसे लोगों के लिए क्या सुझाव है? बिल्कुल बिल्कुल लक्ष्मण जी, मैं कहूँगा कि आपके लिए या आज़ादी के अवसर पर ये जो सवाल का जवाब मैं देने जा रहा हूँ वो केवल आपको नहीं, ये आपकी उलझन में से आज़ादी बहुत सारे हमारे दर्शकों को मिलेगी और बिना झिझक मिलेगी। क्योंकि इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने 2019 में वेम्बू वैद्यनाथन के एक हिस्टोरिक जजमेंट में उन्होंने दी है, जो उन्होंने बम्बई हाई कोर्ट का एक बहुत महत्वपूर्ण कानूनी चुकादा था, उसको समर्थन देते हुए ये बताया कि लक्ष्मण जी, इसमें 3 प्रकार की डेट्स हो सकती है। एक तो जब आप बुकिंग करते हो और आपको उसकी ओनरशिप का टाइटल दिया जाता है, दैट इज योर डेट ऑफ अलॉटमेंट। उसके बाद जब अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी का आपको पोजेशन मिल जाता है तो डेट ऑफ पोजेशन होता है। और कई बार जैसे रजिस्ट्री में आपका डेट ऑफ सेल डीड
कोई भी कारण से लेट हुआ, तो अब ये सुप्रीम कोर्ट ने बहुत क्लियर पोजीशन कर दिया कि मियरली बिकॉज रजिस्ट्रेशन आपका लेट हुआ, इसके कारण कोई आपको उलझन में पड़ने की आवश्यकता नहीं है। एक्चुअली उन्होंने कहा कि सीबीडीटी के 2 महत्वपूर्ण सर्कुलर्स है, उसका जिक्र करते उन्होंने कहा कि ये 2 सर्कुलर के आधार से डेट ऑफ अलॉटमेंट को माना जाना चाहिए कैपिटल गेन के कंप्यूटेशन के पर्पज से, और ज्यादा से ज्यादा डेट ऑफ पोजेशन कि जब तक आपने पूरा पैसा चुका के कब्जा ले लिया है। तो आपके लिए ये उलझन नहीं रहनी चाहिए, भले आपकी रजिस्ट्री लेट हुई, पर ये आपके लिए ये लॉन्ग टर्म गेन होगा, और बेस्ड ऑन द पेमेंट्स दैट यू हैव मेड आप कैपिटल गेन्स का इंडेक्सेशन का फायदा ले सकेंगे। उम्मीद करते हैं अमित जी आपकी सारी उलझन दूर हो गई होगी, और ऐसे जो भी दर्शक हैं जो इस उलझन में पड़े हुए हैं उन सब की उलझनें यहाँ पे साफ होती हुई दिख रही है। चलते हैं अहमदाबाद, मुकेश पटेल जी वहाँ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अहमदाबाद से धर्मेश राठौड़ जी। धर्मेश जी नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। बताएं, हमारे गेस्ट भी आपके अहमदाबाद से ही हैं, मुकेश पटेल जी। हाँ जी, मैंने नाम सुना है सर का। अच्छा, नहीं आप देख भी लीजिएगा आज। सर मेरी उलझन ऐसी है कि नियर बाय मेरा हेल्थ इंश्योरेंस एक्सपायर्ड हो रहा है। अच्छा। और मेरा इंश्योरेंस एडवाइजर बता रहा है कि सर अगर आपका ईयरली प्रीमियम 20,000 आ रहा है अभी, अगर आप 3 साल का एक साथ प्रीमियम भर दे, अच्छा, तो पहले तो आपका प्रीमियम कम हो जाएगा। वो लोग कुछ डिस्काउंट ऑफर करते हैं, 12.5% प्रीमियम कम हो जाएगा। मतलब मुझे पे करना है करीबन 53,000 के आसपास। ठीक है। तो मेरी उलझन ये है कि ये 80D इसमें ये एग्जाम्पशन मिलता है इसका, तो 3 साल का मुझे ये इनकम टैक्स में एग्जाम्पशन मिलेगा या नहीं मिलेगा? धर्मेश जी आपका सवाल बहुत ही रोचक है, और मैं ये कहूँगा शायद 2018 तक आपका ये सवाल होता, आपकी ये उलझन होती तो वो जायज़ थी, क्योंकि जो संशोधन किया गया कानून में सेक्शन 80D में एक नई सब सेक्शन 4A लक्ष्मण जी जोड़ी गई। अच्छा। जिसमें इन्होंने इसी प्रकार के माहौल को ध्यान में रखते हुए कि इंश्योरेंस कंपनीज पैकेजेस देती है कि आप 3 साल या 5 साल का अगर साथ प्रीमियम भरते हैं तो आपको किस तरीके से डिडक्शन की गिनती करनी चाहिए। ठीक है। तो सब सेक्शन 4A और सेक्शन 80D में ये प्रावधान किया गया है कि जब आप 1 से ज्यादा सालों के लिए कवरेज के लिए आप प्रीमियम देते हैं तो वो प्रीमियम को जितने साल में वो बांटना चाहिए उसको प्रो रेटा गिनना चाहिए। तो आपने 53,000 का पेमेंट किया है तो 3 साल में आपको 17,666 के हिसाब से डिडक्शन मिलेगा, और इसमें आपको कोई भी टेंशन या उलझन रखने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन 3 साल के डिडक्शन को क्या एक ही साथ क्लेम कर सकते हैं? नहीं, 3 साल में अलग अलग क्लेम करेंगे। अलग अलग भले आप माना आपने अभी 53,000 पे किया है, पर ये है 3 साल के लिए, इसलिए सब सेक्शन कहती है कि आपको प्रो रेटा 3 साल में बांटा जाएगा। बट इट मेक सेंस, क्योंकि आपको डिस्काउंट मिला, आपने 3 साल का प्रीमियम दे दिया, 3 साल तक आपका टैक्स प्लानिंग भी ठीक ठाक हो गया। बिल्कुल।